गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल A3 एकेडमी पर और इंडिया का सबसे बेस्ट एजुकेशन चैनल जहां पे आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। विश्वसनीय चैनल, बिल्कुल, तो ईमानदारी से पढ़ते रहिए। विश्वसनीय चैनल के साथ साथ यहाँ पर विश्वसनीय टीचर भी हैं। जितने भी टीचर हैं जो कहते हैं वो निश्चित रूप से करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बताया था कि हमारी क्लासेस डेली चलेंगी, तो लगभग डेली ही चलती हैं। अब बेटा किसी दिन कुछ ऐसी समस्याएं हो जाएं तो उसकी बात अलग है, वैसे क्लासेस हम लोग डेली ही करते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम लोग साझेदार प्रवेश चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं और आज इसका ये पार्ट नंबर 12वां है। कौन सा है? पार्ट नंबर 12वां, यानी कि पार्ट नंबर 1 से लगा करके 11 तक कंप्लीट कराया जा चुका है। कुछ मेरे ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने पुरानी क्लासेस को नहीं देखा होगा। तो देखिए, जब तक आप पुरानी क्लासेस को नहीं देखेंगे तो आपको ये क्लास बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ने वाली है। तो बिल्कुल भी कतई भी इस वीडियो को हाथ तभी लगाएं जब आपने इसके पहले 11 वीडियो देख रखे हैं इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, अगर नहीं देख रखे हैं तो भाई मेरे बैच को परचेज किया हुआ तो जल्दी से देख के आओ ना, तब तो पढ़ने में मजा आएगा, है ना? सही बात। चलो ठीक है, तो बच्चों समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग सीधे टू द पॉइंट आज बात करेंगे। ठीक है, देखो, कल हम लोगों ने पूंजी खाते के बारे में भी बात की, परसों हम लोगों ने रिवैल्यूएशन के बारे में भी बात की, उसके पहले हम लोगों ने रिवैल्यूएशन के समय कौन सी जनरल प्रविष्टियां होती हैं इसके बारे में भी बात की। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर इस चैप्टर की जो मोस्ट थ्योरी है जैसे कि क्या है। देखो, वैसे तो सारी थ्योरी ही मोस्ट है, लेकिन फिर भी अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो पहले तो आपको अच्छे से याद करके जाना है। कौन सी बोली याद करके जाना? नए सरदार के प्रवेश की दशाएं बताइए। दूसरा आपको याद करके जाना है कि लेखांकन प्रभाव 26 के अनुसार ख्याति के संबंध में क्या प्रावधान है। ये तीसरा आपको याद करके जाना है कि पुनर्मूल्यांकन हेतु कौन सी प्रविष्टियां की जाती हैं। और चौथा आपको याद करके जाना है कि पुनर्मूल्यांकन खाते से आप क्या समझते हैं। ये 4 थ्योरी इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने इतना याद कर लिया थ्योरी में तो निश्चित रूप से इन्हीं 4 में से एक थ्योरी आएगी आपकी, समझ रहे हैं? और यदि यहां से एक थ्योरी आ गई तो निश्चित रूप से सवाल फिर अगले चैप्टर का आएगा। अब कहने का क्या मतलब है भाई, पहले मुझे पढ़ा लेने दो, फिर मैं सारा कुछ बता के जाऊंगा। कहीं भी बिल्कुल भी इतना सा भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ मैं खड़ा हूं और मेरे साथ आप सब ईमानदारी से खड़े रहेंगे तो कोई भी दिक्कत आने वाली है नहीं। बेटा देखिए, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक कितना मिनिमम हम लोग आपसे अमाउंट लेते हैं। आप बताइए मेरे से 300 रुपया क्या है? कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी नॉर्मल व्यक्ति के लिए 300 रुपया, हालांकि मुझे पता है इस कोरोना काल में छोटी रकम भी बहुत बड़ी समझ में आ रही है, लेकिन फिर भी अगर आप एजुकेशन के मैटर में देखोगे, सोचो आपको 300 रुपये में इंग्लिश भी मिल रही है, 300 में अकाउंट भी मिल रही है, बेस्ट टीचरों के साथ मिल रही है, आपको पूरी PDF भी दी जा रही है, बाकी सब्जेक्टों के लिए भी हेल्प की जा रही है। भाई व्यवसाय का अध्ययन का आज किसी ने PDF मांगा उसके आगे का, तो बेटा संडे को मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है, पक्का। तो मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि आपको सारी चीजें मिल रही हैं। कल रात में आपको अकाउंट का इस लेसन का भी PDF भेज दिया गया था, यानी साझेदार के प्रवेश चैप्टर का भी। तो कहने का मतलब ये है बच्चा कि सारी चीजें आपको मिल रही है 300 में। लेकिन बात ये ना कि बस ईमानदारी से मेहनत करके पढ़ते रहो, अपना दिमाग फालतू का न लगा करके और पढ़ते रहो। और जिसकी फीस जब पूरी हो जाए वो अपने टाइम पे दे दे। अब जैसे कि 21 तारीख को जिनका महीना पूरा होगा, आराम से 21 तारीख को अपना महीना पूरा हो जाए तो आप पेमेंट कर दो और जरूरत ही नहीं है। हालांकि कुछ बच्चे होंगे जिनके पास समस्याएं हो जाती हैं, ठीक है, तो देखिए आप पहले से व्यवस्था करके रखो ताकि समस्याएं उत्पन्न ना हो। मुझे नहीं लगता बेटा अगर आप डेली का अपने पॉकेट से 8-10 रुपये भी बचाओगे तो महीने का 300 तो यूं ही आपका बच जाएगा, है ना? सही बात। तो जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उसके लिए मैटर पढ़ाई करती है, तो ईमानदारी से पढ़ते जाओ, मैं भी ईमानदारी से पढ़ाता जाऊंगा। चलिए बच्चों, समय को न बर्बाद करते हुए आज का अपना पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बच्चा, हम लोगों ने रिवैल्यूएशन के संदर्भ में सारी बातें कंप्लीट कर ली हैं और उसके पूंजी खाते के संदर्भ में भी हम लोगों ने बात कर ली है। आज हम लोग सीधे क्वेश्चन नंबर 32 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, आप बोलेंगे सर क्वेश्चन नंबर 32 का रिवैल्यूएशन तो आपने बता दिया था। मैंने क्या बताया? अभी तक तो हम लोग रिवैल्यूएशन का प्रारूप पढ़ रहे थे, अभी तक तो हम लोग पूंजी खाते का प्रारूप पढ़ रहे थे। वास्तविकता यह है कि आज हम लोग करेक्ट पढ़ेंगे पूरा कंप्लीट, ठीक है। कल हम लोगों ने पूंजी खाते में क्या पढ़ा था, एक बार मैं रिवीजन कर देता हूं जल्दी से। कल हम लोगों ने पूंजी खाते में पढ़ा, सबसे पहले बाई बैलेंस से BD लिखते हैं, यानी साझेदारों की पूंजी जो बैलेंस शीट में दी हुई होगी। बच्चे एक चीज हमेशा याद रखना कि जब आप मेरे वीडियो को देखना ना तो कोई भी वीडियो को बढ़ा करके मत देखना, वरना कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। मेरे वीडियो को, मेरे शब्दों को एज इट इज सुनते जाना और ध्यान से सुनते जाना। हो सके तो कुछ ब्लूटूथ वाले स्पीकर आया करते हैं, ठीक है, तो मोबाइल से कनेक्ट करके आवाज उनकी आती है, तो आप वो स्पीकर को रख करके और एकांत कमरे में बैठ करके, यार 40 से 45 मिनट की तो अपनी क्लास होती है, उस 40 से 45 मिनट आप कमरे में एकांत बैठ के वीडियो देखोगे ना तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक सिंगल क्वेश्चन आपसे छूट के जाए, ठीक है। अब ऐसा है कि आप वहां पे बैठे हो जहां पे कोई टीवी
देख रहा है, कोई कूलर चालू किया है, कोई कुछ भी चालू किया है, कोई बात ही चालू किया हुआ है, फिर आपको कहाँ समझ में आएगा। मान लो एक इंपॉर्टेंट लाइन में बोल रहा था, वहीं पे आपने मैटर को छोड़ दिया। मैं इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा था कि बाय बैलेंसेबिलिटी तो आपने लिख लिया, उसके बाद अब मैंने आपको बताया कि जो भी पुनर्मूल्यांकन का लाभ होता है वो बाई साइड जाता है, लेकिन मैंने बताया था कि जो भी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस दिए जाते हैं वो पुराने साझेदारों में पूंजी खाते में क्रेडिट किए जाते हैं पुराने अनुपात में। अब आपने अगर ये वाली लाइन छोड़ दी, फिर मैं जब इसको किया तो आप बोले ये कहां से आ गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब ये है कि ऑनलाइन क्लासेस है तो बहुत सुविधाजनक, लेकिन उतना ही कठोर है, यानी चीजों को आपको बच्चा बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। और वो तो हर जगह है, आप क्लासरूम पे भी अगर आपका दिमाग बटा हुआ है तो चीजें समझ में आपके नहीं आने वाली हैं। ठीक है, तो ईमानदारी पूर्वक से पढ़ते रहो, सारा कुछ बताया जाएगा, कैसे पेपर में आएगा, क्या पेपर में आएगा, किस तरीके के क्वेश्चन घुमा करके पेपर में पूछे जाते हैं, कैसे आपको लिखना है तो अच्छे नंबर मिलेंगे। जैसे कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि नफे के अनुपात और त्याग अनुपात में अंतर बताइए। ये नफे के अनुपात से आप क्या समझते हैं? आप बच्चा परेशान है, नफा का अनुपात तो हमने पढ़ा नहीं है, जबकि वास्तविकता यह है कि प्राप्ति अनुपात को ही नफा का अनुपात कहते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं बेटा जो मैं आपको बताऊंगा, परेशान नहीं होना। ठीक है, तो याद कर लेने से काम नहीं चलेगा, वो क्वेश्चन का आंसर वो होगा, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। तो ये सारी चीजें थी, पार्टनर्स कैपिटल में बाय बैलेंसेबिलिटी था, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट था, बाय जनरल रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग बांटते थे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल बांटते थे, बाय कैश अकाउंट लिखते थे, साझेदार की नए साझेदार की पूंजी, गुडविल को नए साझेदार की पूंजी, नए साझेदार की गुडविल को पुराने साझेदारों में त्याग अनुपात में बांटते थे। यदि किसी साझेदार ने किसी दायित्व को लेने के लिए कहा है तो सिंपल सी बात है वो उसके कॉलम में जाते थे। यहाँ पे अगर बात की जाए तो अगर कोई संपत्ति है तो उस साझेदार के पर्सनल कॉलम में जाएगी, यदि किसी साझेदार ने संपत्ति ली है। और यदि रिवैल्यूएशन का लॉस है तो यहाँ आता था, किसी ड्राइंग आहरण है तो यहाँ पे आता था, यदि बैलेंस शीट के एसेट्स में गुडविल है तो यहाँ पे आती थी। तो बच्चा और भी बहुत सारी चीजें थी जिनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। निश्चित रूप से अगर आपने इसके पहले के दोनों वीडियो देखे होंगे तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ध्यान से चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। सर लगा दीजिए क्वेश्चन नंबर 32। शिवपुर के कराहे और असलम एक फर्म में 3:2 के अनुपात में साझेदार है। हो सकता है आप में क्वेश्चन नंबर 32 ना हो, कि 28 हो या 35 हो, जो भी है 35 तो नहीं होगा, 28-29 हो सकता है। तो आप क्वेश्चन मैच कर लिया करिए, इसीलिए पहले लगवा दिया जाता है। बाद में दिया हुआ है बैलेंस शीट बनी हुई है, फिर दिया हुआ है पिछौड़े का लाभ का 1/3 भाग दिया जाएगा, वह पूंजी के 12,000 रुपये तथा ख्याति के 9600 रुपये लाएगा। भवन का मूल्य 30,000 रुपये की गया, मशीनरी का मूल्य 8,000 रखा जाएगा, डूबत ऋण आयोजन 2,000 रुपये से कम कर दिए जाएंगे, विनियोग का बाजार मूल्य 6500 रुपये था जो कराए द्वारा ले लिया जाएगा। पुनर्मूल्यांकन खाता और पूंजी खाता तैयार कीजिए। तो चलिए बच्चे पुनर्मूल्यांकन खाता और पूंजी खाता तैयार करते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। अगर आप लोगों ने पूरे वीडियो को देख रखा है तो निश्चित रूप से आपसे पूरी अकाउंट बच्चा बहुत अच्छे तरीके से आएगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, यानी कि पुनर्मूल्यांकन खाता। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट भी बच्चा ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ा हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट रहा हो, चाहे वो थ्योरी का कॉन्सेप्ट रहा हो, चाहे वो सवालों का कॉन्सेप्ट रहा हो। ठीक है, अब आपका काम है कि आप कितनी ईमानदारी पूर्वक से उसको ग्रहण करते हो। कुछ नालायक है यहाँ वहां भागते रहोगे बेटा, कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, दुनिया का कहीं पे भी जाके अकाउंट पढ़ लोगे ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेंगे। मैं एकदम डायरेक्ट आपको बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है बच्चा कि चीजें नहीं पता है लोगों को। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है ना, कोई इतनी मेहनत क्यों करेगा? आप बताओ कोई इतनी मेहनत क्यों करेगा? हमारे यहाँ जो भी क्लासेस चल रही हैं, लगातार क्लासेस चलती है, 40 से 45 मिनट की क्लास अकाउंट की रहती है, 25 से 30-35 मिनट की क्लास इंग्लिश की रहती है, 40 मिनट की। तो कहने का मतलब है कि डेली क्लासेस ईमानदारी पूर्वक से चलती हैं बेटा। संडे को भी हम लोग बंद नहीं करते हैं, जब कभी अचानक कुछ काम आ गया, भाई आप सबको पता है टेक्निकल चीजें हैं, कभी एक आध दिन मिस्टेक हो गई तो हम लोग संडे को क्लास करते हैं। जैसे इस संडे को भी क्लास होगी हमारी। ठीक है, तो बस पढ़ते जाओ मन लगा के। हाँ, मैं पैसे लेता हूँ, नो डाउट मैं पैसे लेता हूं। अरे यार, जब इस देश में वस्त्र उतार कर नाचने वालों को पैसे मिल सकते हैं तो मैं तो एक शिक्षक हूं ना, पढ़ा करके पैसे क्यों नहीं लूंगा? सिंपल सी बात है ना? सही बात। तो हाँ, मैं पैसे लेता हूं, लेकिन क्या आपका अगर मैं पैसे लेता हूं तो मैं ईमानदारी से उस पैसे के लिए काम भी करता हूं। ठीक है, बिल्कुल ईमानदारी से काम करता हूं। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बोले यहाँ पे आपको करना है पार्टिकुलर और अमाउंट। ये हो गया पार्टिकुलर और अमाउंट, पार्टिकुलर और अमाउंट। ये हो गया पार्टिकुलर और अमाउंट। ठीक,
आप सबको पता है कि रिवैल्यूएशन का प्रारूप क्या होता है, मुझे बिल्कुल भी रिवीजन कराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि पिछौड़े का लाभ 1/3 भाग दिया जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। वह पूंजी के 12,000 रुपये तथा ख्याति के 9600 रुपये लाएगा। नया साझेदार जो पूंजी लाएगा वो उसके पूंजी खाते में जाएगी, यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है। नया साझेदार ने जो ख्याति लाई है वो पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में त्याग अनुपात में बटेगी, इसका भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। भवन का मूल्य 30,000 रुपया। अब अपन को पढ़ना कैसे, काफी सारे बच्चे ये मिस्टेक कर जाते हैं कि सर पता कैसे चलेगा कि भवन के मूल्य में कमी हुई है कि वृद्धि हुई है, हो जाता है। तो देखिए कैसे पता करना है। आज भवन का मूल्य कितना है, 30,000 है। भाई जो समायोजन में मूल्य दिया रहता है वो वर्तमान मूल्य दिया रहता है, और जो बैलेंस शीट में मूल्य दिया रहता है वो पुस्तकीय मूल्य दिया रहता है। आज बताओ भवन का मूल्य कितना है, बोले 30,000 है। कल कितना था, यानी पुस्तकीय मूल्य कल कितना था, बोले 20,000। तो सिंपल सी बात है, भवन के मूल्य में क्या हुई है, बोले सर बढ़ोतरी हुई है। कितनी, बोले 10,000। तो यहाँ पे सिंपल से लिखो बाई बिल्डिंग कितना, बोले सर बाई बिल्डिंग लिख देना है अपन को 10,000। बहुत आराम से बच्चा पढ़ना है, टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे। इस चैप्टर का अगर आपको सवाल बन गया तो अगले चैप्टर के सवाल रिवैल्यूएशन अगले चैप्टर में भी मिलेगा आपको, अगले चैप्टर में भी मिलेगा रिवैल्यूएशन, अगले चैप्टर में भी पार्टनर्स कैपिटल मिलेंगी। तो अगर ये चैप्टर आपने ईमानदारी से पढ़ लिया तो अगला चैप्टर का 70% काम तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। बस वहां पे नया जो जा रहा है उसको भी हिस्सा दिया जाएगा नया रिवैल्यूएशन में, क्योंकि वो पुराना साझेदार था, और यहाँ पे नया साझेदार को हिस्सा नहीं दिया जाएगा। कॉन्सेप्ट है वहां पे भी यही रहने वाला है, इसलिए ईमानदारी से पढ़ना। इसीलिए मैंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को इसको कराया है ताकि अगले चैप्टर में भी अच्छे से काम आए। आगे ध्यान से देखो, बोला हुआ है कि मशीन का मूल्य 8,000 रखा जाए। कल मशीन का मूल्य कितना था, बोले 9,000 था। आज कितना है, 8,000 है। तो सिंपल सी बात है, मशीन के मूल्य में क्या हुई है, कमी हुई है। आप सबको बच्चा बताया गया कि यदि संपत्ति के मूल्य में कमी होती है तो क्या लिखते हैं, मशीनरी। यदि संपत्ति के मूल्य में कमी होती है तो क्या लिखते हैं, बोले सर डेबिट लिखते हैं। टू मशीनरी कितना, बोले सर 1,000 रुपये। कितना, बोले सर 1,000 रुपये। बच्चा आगे बात कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ, बोला हुआ है कि डूबत ऋण आयोजन 2,000 रुपये से कम कर दिया जाए। आप सबको पता है कि यदि डूबत ऋण आयोजन से कम करने की बात किया करेगा तो बाई में लिखना है। आपको जो बच्चे ऐसे होंगे जो पुराने वीडियो को नहीं देख रहे होंगे वो कहेंगे सर आपने इसको बाई में 2,000 क्यों कर दिया, जबकि ये सारा चीज आपको बताया जा चुका है कि डूबत ऋण से कम होंगे तो यहाँ होंगे, डूबत ऋण संचय होंगे तो यहाँ होंगे, डूबत ऋणों के आके जाने के बारे में बोला होगा तो कहाँ करेंगे। ये सारी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, बच्चा आप लेट हो चुके हो। आगे दिया हुआ विनियोग का बाजार मूल्य 6500 रुपया था, हालांकि बाद में उसको किराए ने ले लिए हैं, तो किराए ने जो लिए थे वो तो उसके पूंजी खाते में भी आएगा। भाई मैंने क्या बताया कि पूंजी खाते के डेबिट में यदि किसी साझेदार ने कोई संपत्ति ली है तो वो साझेदारों के पूंजी खाते में भी आएगी। पर्सनल क्या होगी, डेबिट होगी, इस बात को याद रखना, क्या होगी, डेबिट होगी। अब ध्यान से देखो 6500 रुपया था, पुराना अगर बात की जाए तो विनियोग 8500 था, आज 6500 है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि 2,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट में भी क्या हुई है, बोले सर कमी हुई है। तो इन्वेस्टमेंट में कितने की कमी हुई है, बोले सर 2,000 रुपये की कमी हुई है। कितने की कमी हुई है, बोले सर 2,000 रुपये की कमी हुई है। बस सवाल पे आगे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो यहीं पे जोड़ देते हैं, यहीं पे बच्चा अपन जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे इसका टोटल लगाया तो कितना आ गया, बोले सर ये टोटल आ गया 12,000। कितना आ गया, बोले सर ये टोटल आ गया 12,000। ठीक है, अगर बात की जाए बच्चा यहाँ पे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बोले सर ये आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस। क्या आ जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस ही लिखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9,000। कुछ बच्चे मेरे से बोला करते हैं कि सर अगर आपने यहाँ पे बाई प्रॉफिट टू प्रॉफिट भर लिख दिया तो बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि है तो वास्तव में प्रॉफिट ही है। या टू प्रॉफिट एंड लॉस लिख दिया तो भी सही, क्योंकि यदि टू में है तो सिंपल सी बात है वो प्रॉफिट ही होगा। या तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख दो तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो नंबर बिल्कुल नहीं करने के, परेशान मत होना। और अगर मैं कोई चीज बता रहा हूं तो कैसे कट सकते, हाउ इज अ पॉसिबल, सवाल ही पैदा नहीं होता बेटा। ठीक है, तो फिर क्या है, कराहे हैं और असलम, कराहे और असलम है। तो यहाँ पे लिखो कराहे और यहाँ पे लिखो असलम, कराहे और यहाँ पे लिखो असलम। ठीक है, कराहे और असलम। भाई अनुपात कितना है, बोले अनुपात दिया हुआ है क्वेश्चन में 3:2। 3:2 के अनुपात में बांटना है तो 9,000 रुपया को 3/5 में बांटो तो कितना आ जाएगा, बोले सर ये आ जाएगा 5400। कितना आ जाएगा, 5400। 2/5 में बांटोगे तो कितना आ जाएगा, 3600। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं बच्चा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम जाने वाली है। तो क्लियर है, देखो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बन के तैयार हो चुका है, कुछ भी नहीं था। आप सबको रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बच्चा पता था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में क्या लिखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में क्या लिखते हैं। ये सारी बातें तो मैंने आपको 2 दिन में पहले ही बता दी, ये सारी बातें मैंने आपको 2 दिन में पहले ही बता दी। बच्चा मैं एक बार फिर से आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है तो आपको धैर्य से पढ़ना पड़ेगा।
अगर बच्चा आपको मेरे साथ पढ़ना है तो आपको धैर्य से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं कि एक भी कॉन्सेप्ट छूट के नहीं जाने वाला है। मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं कि एक भी कॉन्सेप्ट बच्चा छूट के नहीं जाने वाला है, कुछ भी नहीं छूट के जाने वाला है, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। बस आप ईमानदारी से पढ़ते रहो, बस बच्चा आप ईमानदारी से पढ़ते रहो। और सोचिए कितनी अच्छी सुविधा है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब मेरे बच्चे बोलते हैं कि सर मैंने रिवीजन भी कर लिया है आपकी क्लासेस से पुरानी। तो सोचिए स्कूल में या जहाँ से भी आप जो भी सुविधाएं हैं, हम लोग जैसे पहले पढ़ाया करते थे, तो जैसे मान लो किसी कारणवश मैं नहीं आ पाता था स्कूल वगैरह में, या जो बच्चा नहीं आ पाता था तो उस दिन की क्लास वो नहीं पढ़ पाता था। अब सोचिए कितनी अच्छी सुविधा हो गई है कि अगर आप किसी दिन क्लास नहीं भी ले पाते हैं तो सारी क्लासेस आपके पास पहले से अवेलेबल हैं। तो आपको बढ़िया मन पड़ा, नहीं मन पड़ रहा भाई पढ़ने का, तो आपने मोबाइल से ही वीडियो को देख के सारा कुछ रिवीजन कर लिया। और मेरी क्लास में फिलहाल ऐसा ही रहता है कि मैं जो भी पढ़ाता हूँ पहले दिन, तो उसके पहले दिन का जो भी रहता है मैं अक्सर रिवीजन ही करता हूँ। तो समस्या तो कहीं पे जाने वाली है नहीं, बस समस्या ही तभी जाती है जब आप लोग स्टूपिड वाला काम करते हो, है ना। जैसे कि आप बहुत सारे ऐसे नालायक होंगे, बोलना तो नहीं चाहिए, कि जो वीडियो को शेयर करने में ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, बाद में जब पकड़ी जाती है चोरी तो फिर फालतू का बताते हैं हमने नहीं किया, उसने नहीं किया, फलाने नहीं किया। ठीक है, अरे आप अपने करियर के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? अगर आप फंस गए, मैंने देख लिया, मैंने चेक करवाया, तो निश्चित रूप से मैं बाहर निकाल दूंगा, फिर पढ़ लेना जहां से पढ़ना हो तो, है ना। तो एक काम करो, पहले पूरी अकाउंट पढ़ डालो, फिर शेयर करते रहना, है ना, ताकि सर निकाल भी देंगे तो दिक्कत नहीं होगी। कराए असलम, और यहाँ पे क्या है, पिछौड़े है, यहाँ पे क्या है, पिछौड़े है। यहाँ पे डेट कर दो, यहाँ पे पार्टिकुलर कर दो, पार्टिकुलर, और यहाँ पे कराहे कर दो, असलम कर दो, और यहाँ पे पिछौड़े कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात को समझो। सबसे पहले बच्चा अपन को लिखना है बाई बैलेंस बीडी। क्या लिखना है? बाई बैलेंस बीडी। बच्चा बाई बैलेंस बीडी कितना दिया हुआ है? बोले सर साझेदारों की जो पूंजी दी हुई है वो दी हुई है 30,000 और 20,000। कितनी दी हुई है? बोले 30,000 और 20,000। बैलेंस शीट में देखना है बच्चा, बैलेंस शीट में देखना है कितना दिया, 30,000 और 20,000। ठीक है, अगला अगर बात की जाए तो क्या दिया हुआ है? बोले अगला दिया हुआ है, हाँ, बाई बैलेंस बीडी दे दिया। ठीक है, फिर आगे अगर बात करते हैं तो बाई कैश अकाउंट होगा, यानी नए साझेदार की पूंजी होगी। ध्यान से क्वेश्चन को देखो, नए साझेदार की पूंजी कितनी दी हुई है? बोले सर नए साझेदार की जो पूंजी दी हुई है वो दी है 12,000 रुपया। कितनी दी है? बोले सर वो दी हुई है 12,000 रुपया। ठीक है, तो नए साझेदार के कॉलम पे लिखो उसकी पूंजी 12,000 रुपया। उसके बाद बच्चा क्या करना है? बाई प्रीमियम फॉर गुडविल करना है। क्या करना है? बोले सर बाई प्रीमियम फॉर गुडविल करना है। प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल का कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चा, प्रीमियम फॉर गुडविल का। देखिए जो ख्याति दी हुई है क्वेश्चन पे वो दी है 9,600 रुपया। ख्याति बच्चा कितनी दी हुई है? 9,600 रुपया। आप सबको पता है कि ये जो ख्याति है वो किस अनुपात में बढ़ती है? बोले त्याग अनुपात में बढ़ती है। तो या तो त्याग अनुपात की गणना करो और या तो ना करो तो भी चलेगा। क्यों चलेगा? मैंने आपको एक चीज बता के रखी है कि यदि नया अनुपात नहीं दिया हुआ है, यदि नया अनुपात नहीं दिया हुआ है, देन ओल्ड रेशियो इज आल्सो नोन एज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ऐसी दशा में पुराना अनुपात ही त्याग अनुपात होगा। या तो आप इस क्वेश्चन को आप करके चेक भी कर लेना कि पुराना अनुपात है 3/5, 2/5, और नया अनुपात कितना हो जाएगा? पिछौड़े के 1/3 है तो बचा हुआ हिस्सा 2/3 होगा, तो 3/5 गुणे 2/3 नया निकलेगा आ का 3/5 गुणे 2/3, और 2/5 गुणे 2/3 निकल जाएगा बा का, और उस नए में से पुराने को घटा देना। आप फाइनली त्याग अनुपात निकालोगे तो 3:2 ही आएगा। आप चेक कर लेना, ये आपका काम है। तो 9600 को मैंने 3/2 में बांटा तो 3/5 आएगा, तो कितना आएगा? 5 एकम 5, 9 में 5 गए 4, 5 9 45, 5 दूनी 10, 59 20 गुणे 3 करो तो कितना आ जाएगा? 3 शून्य शून्य, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 9 27, 3 5 15। अरे भाई गड़बड़ कर दिया यार, गड़बड़ कर दिया। एक सेकंड रुक जाओ भाई, ऐसे कैसे हो जाएगा? अच्छे से डिवाइड तो करें। ठीक है, रुक जाओ, यहाँ पे एक्चुअली दिख ना रहा होगा, लाइटिंग का इश्यू होगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। ठीक है, कितनी क्या आती है? 9600 है। ठीक है, कितने में बांटना? बोले 3/5 में, तो 5 एकम 5, 9 में 5 गए 4, 6, 5 9 45। अरे गड़बड़ बांट रहा था ना, 6 में 5 गए 5 दूनी 10, 1920 आएगा। ठीक, तो गुणा करो 3 का तो कितना आ गया? बोले ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 शून्य शून्य, 3 दूनी 6, 3 9 27, और 3 एकम 3 2 5, 5760, 5760। और यहाँ पे फिर 2/5 हो जाएगा तो 2 का गुणा कर दो, 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, और 2 एकम 2 1 3। कुछ बेवकूफ मेरे से पूछ सकते हैं कि सर बताइए
अच्छा, मेरे इन अल्फाजों का बुरा मत माना करो, मेरी अक्सर आदत है बेवकूफ़ नालायक कहने की, सो प्लीज़ इसका बुरा मत माना करिएगा। हालांकि गंदी हैबिट्स है, बैड हैबिट्स है, इसको मैं सुधारूंगा ज़रूर, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको एडजस्ट करिएगा। मेरा इंटेंशनली कुछ गलत नहीं बोलना है उसका मतलब। तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, अरे मैंने पहले ही बता रखा है कि नया साझेदार जो पूंजी लाएगा वो उसके कॉलम में जाएगी, नया साझेदार जो ख्याति लाएगा वो पुराने साझेदारों में त्याग अनुपात में बांटी जाएगी। पुराने साझेदारों में जब त्याग अनुपात में उस ख्याति को हमने बांटा, क्वेश्चन में त्याग अनुपात तो दिया नहीं था, मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि यदि पहली कंडीशन है नया साझेदार अपने लाभ का हिस्सा लाता है और नया अनुपात नहीं दिया हुआ है तो पुराना अनुपात ही त्याग अनुपात होगा। या तो आप निकाल के भी चेक कर लो, त्याग अनुपात 3:2 ही आएगा। मैंने जितनी भी ख्याति थी 9600 को 3:2 के अनुपात में पुराने साझेदारों को कर दिया। एक नालायक पूछा है कि सर नया साझेदार को ख्याति क्यों नहीं दी जाएगी? अरे बेवकूफ, नहीं तो नया साझेदार जितनी भी ख्याति लाता है वो पुराने साझेदारों में त्याग अनुपात में बांटी जाती है। ये कितनी मर्तबा मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को यहां से उठाओ। बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया है तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी यहां पे आता है, आप सबको पता है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना है बोले 5400 और 3600, कितना है बोले यहाँ पे 5400 है और यहाँ पे कितना है बोले सर 3600 है। एक चीज और देख लो, कहीं बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, मुझे पता है नहीं दिया हुआ है, मैं तब भी आपसे बोल इसलिए रहा हूं ताकि चीजें जब आप करो ना तो सारी चीजें एक बार से ही कॉन्सेप्ट को समझते जाओ। बैलेंस शीट में यदि जनरल रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं दिया, बोले नहीं दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या आता है बोले, यहाँ पे एक चीज और आती है, क्या किसी साझेदार ने किसी दायित्व को तो नहीं लिया हुआ है? बोले नहीं लिया हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे सबसे पहले तो क्या आता है बोले, अगर प्रॉफिट आ गया तो लॉस तो आने वाला है नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पे ड्राइंग आता है, क्या कहीं पे भी क्वेश्चन में आरण दिया हुआ है? बोले नहीं दिया हुआ है। आरण नहीं दिया तो आरण पर ब्याज भी नहीं दिया हुआ होगा। क्या कहीं पे भी क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि किसी साझेदार ने कोई संपत्ति ली है? बोले बिल्कुल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बोले इन्वेस्टमेंट। क्या दिया हुआ है? इन्वेस्टमेंट। क्या दिया हुआ है? इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, जो रिवैल्यूएशन पता नहीं क्या जला, खिड़की खोली है क्या? बंद हाँ बाहर, हाँ ठीक है, उसको बंद कर दो, ठीक। टू इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन से जो आया था कितना था? 6500 था। किसने लिए हुए थे? कराहे ने लिए हुए थे। अब ये कहां से आ गया, ध्यान से समझो भाई। क्वेश्चन को हमने देखा तो साफ साफ लिखा हुआ है कि विनियोग का बाजार मूल्य 6500 रुपया था जो कराहे द्वारा ले लिया गया था। विनियोग का मूल्य 6500 रुपया था जो कराहे द्वारा ले लिया गया था। मैंने आपसे पहले ही बता रखा है कि यदि कोई संपत्ति को किसी साझेदार के द्वारा ले लिया जाएगा तो उसके अपने कॉलम पे आएगी। वो अपने कॉलम पे आएगी कितनी? बोले सर 6500 रुपया। क्लियर है ये बात? वो अपने कॉलम पे आएगी कितनी? बोले सर 6500 रुपया। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पे। अब आगे बात को समझो। कुछ है? बोले कुछ भी नहीं है, तो टू बैलेंस CD आ जाएगा। टू बैलेंस CD आ जाएगा, मतलब कि आपको जोड़ करके बस घटा देना है, कहानी खत्म हो गई है। आपको जोड़ करके घटा देना है, कहानी खत्म हो गई है। तो जल्दी से जोड़ लो भाई। इसका योग तो बहुत ही सरल है, 12000 आ गया। इसका योग करोगे तो 0 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 से 14 हो जाएगा, 3 3 6 1 7 आ जाएगा, 27440 आ जाएगा। इसका योग 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, 5 5 10 11 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 41160। बच्चे यहाँ पे तो कन्फर्म है कि 27440 ही आएगा शेष, क्योंकि कुछ घटाने के लिए है नहीं। और यहाँ पे भी कंफर्म है कि 12000 आएगा। इसका मतलब 27440 यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी 12000 ही आएगा। लेकिन 41160 में 41160 में माइनस हमको करना पड़ेगा 6500। माइनस हमको करना पड़ेगा 6500। घटाओगे तो 0 6, 11 में 5 गए 6, 11 में 7 गए 4, 34,660। कितना आएगा? बोले सर 34,660 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? बोले सर 34,660 आएगा। 34,660 आएगा। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे भी प्रॉब्लम जा सकती है। देखिए, जिनका बेसिकली जो बैकग्राउंड अच्छा नहीं है अकाउंट में, या बैकग्राउंड अच्छा नहीं है कैलकुलेशन में, वो थोड़ा सा इन सवालों को परेशानी हो सकती है। लेकिन जिसका थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट अच्छा है ना, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। ठीक है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। ओके, क्लियर है भाई? सिंपल सी बात है, इन सभी को जोड़ना है और यहां से घटा देना। अब यहाँ 6500 था तो 41,160 में घटाएंगे तो ये अंतिम शेष जाएगा। अब वास्तव में यही अंतिम शेष अगले बार का प्रारंभिक शेष हो जाएगा। ये सारी बातें बताई जा चुकी हैं। टू बैलेंस से CD लिखना है, बाई बैलेंस से BD लिखना है। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि अगर यहाँ बाई बैलेंस CD लिख दें उसका मतलब अंतिम रोकड़ शेष हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अंतिम रोकड़ शेष ये होता है, ये कैरेट डाउन होगा अगले साल के लिए। ठीक है, इस बात को नोट करना। तो इनको जोड़ करके इनको घटा देना है, जो भी होगा वो CD आ जाएगा। जो भी होगा वो क्या हो जाएगा?
जाएगा? बोले सर वो CD हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम जाने वाली है। अब देखिए ना, कुछ बच्चे बोलेंगे सर कितना सरल कॉन्सेप्ट है, इसको आप बोल रहे थे कि ये चैप्टर कठिन है। मैंने आपसे पहले ही बता रखा है कि कुछ भी कठिन नहीं है, अकाउंट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी कठिन नहीं है। अब देखो, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट लगा लिया, यहीं से क्वेश्चन में आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि बताइए यदि किसी साझेदार ने कोई संपत्ति ले लिया है तो वो साझेदारों के पूंजी खाते में क्या होता है। अगर आपने सवालों को लगाया हुआ तो आपको पता है डेबिट होता है, वरना तो आप भूल जाओगे कि डेबिट है कि क्रेडिट होता है। बताइए, चिट्ठे में दर्शाया गया जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस पूंजी खाते में कहां आते हैं? बोले सर क्रेडिट होते हैं। और अगर पूछ लिया जाए कि रिवैल्यूएशन में कहां आते हैं? कहीं नहीं आते हैं, इनका लेखा ही नहीं होता है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट साझेदारों के पूंजी खाते में कहां आता है? बोले सर क्रेडिट में आता है। रिवैल्यूएशन का लॉस कहां आएगा? बोले सर डेबिट में आएगा। तो ये सारी चीजें जो बच्चा है ना वो कॉन्सेप्चुअली है। ठीक है, चलो तो इसको अपन मिटाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा। चलो अपन चलते हैं बच्चा अगले क्वेश्चन में। देखिए, मेरा उद्देश्य आपको अकाउंट इस तरीके से पढ़ा देना है कि आप पढ़ करके कहीं पे भी जा करके पढ़ा सको। और सबसे बड़ी बात तो आपका जो रिजल्ट है वो तो बहुत मैटर करेगा, वो तो बहुत अच्छा आने वाला है। बच्चे अकाउंट के लिए और इंग्लिश के लिए तो अपने दिमाग से ही निकाल दो। ठीक है, अपने दिमाग से ही निकाल दो। लोग कोचिंग पढ़ पढ़ के परेशान रहते हैं, इतना पैसा देते हैं, उसके बाद भी श्योरिटी नहीं रहती है। मैं आपको 300 रुपये में श्योरिटी दे रहा हूं कि एक सिंगल क्वेश्चन, सिंगल ऑब्जेक्टिव, सिंगल सवाल कहीं से नहीं बाहर जाने वाला है। लेकिन बस उसके लिए आपको पूरा सारा वीडियो देखना पड़ेगा। ये एक समस्या वाली बात है कि अगर आप मेरे पुराने सारे वीडियो नहीं देखोगे ना तो आपको बच्चा चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो आपको पुराने सारे वीडियो तो देखना ही पड़ेगा अगर आपको ईमानदारी ढंग से मेहनत करना है तो। ठीक है, चलिए तो चलते हैं बच्चा अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 33। बीच के क्वेश्चनों को आपको नहीं पढ़ना है जो संचय वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। चलो ठीक है, गुडविल वाले क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है जितना मैंने पढ़ाया हुआ है, और रिवैल्यूएशन से पढ़ना है जो मेन है आपका, है ना। यार कपड़ा थोड़ा गीला कर दिया करें। ठीक है, ये मिटा नहीं करता है फिर। अच्छा किया हुआ तो सूख गया तो गर्मी भी नहीं यार। ठीक, कोई बात नहीं। चलो तो बच्चा चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 33, हालांकि मुझे पता है काफी सारे बच्चों से बन भी जाएगा, लेकिन अभी शुरुआती के क्वेश्चन है ना, तो मैं चीजें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। बाद में तो आपसे वैसे भी सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे धीरे धीरे, परेशान मत हो। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका थोड़ा सा एक बार पढ़ाने में कम समझ में आता है, तो भाई अपन को तो सबको लेके चलना है, तो थोड़ा सा वेट करें जिन्होंने लगा लिया होगा। मुझे पता है कि काफी सारे बच्चों ने तो लगा ही लिया होगा। ठीक है, बिल्कुल लगा लिया होगा, क्योंकि इतना सरल कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको फॉर्मेट ही पूरा इतना जबरदस्त का बताया हुआ है कि आप तो लास्ट तक का लगा सकते हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। ठीक है, लास्ट तक का लगा सकते हो। चलो ध्यान से देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, मैं पार्टिकुलर अमाउंट मुझे नहीं लगता कि लिखने की कुछ खास जरूरत है। आप समझ चुके हो कि यहां पार्टिकुलर होगा, अमाउंट होगा, पार्टिकुलर होगा और अमाउंट होगा। ओके, क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। सुधीर तथा विशाल एक फर्म में साझेदार हैं जो 2:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। 31 मार्च 2018 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार था। चिट्ठा दिया हुआ है, लेनदार 65,900, सुधीर की पूंजी 30,000, विशाल की पूंजी 20,000, रोकड़ बैंक में 12,100, देनदार 9700, प्लांट मशीनरी 35,000, भवन 50,000, स्टॉक 20,000 टोटल दिया हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि पंकज को लाभ का 1/3 हिस्सा मिलेगा। वह 15,000 रुपये की पूंजी के तथा 6,000 रुपया अपने हिस्से की ख्याति के देगा। प्लांट तथा मशीनरी और स्टॉक के मूल्य में 10% की कमी तथा भवन के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाएगी। विविध देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋणों के लिए संचय किया जाए। ख्याति की राशि को फर्म की पुस्तकों में नहीं रहेगी। बच्चा ये बात समझ गए हो, ख्याति की राशि फर्म की पुस्तकों में नहीं रहेगी। इसका कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे ढंग से बताया हुआ है कि इसमें क्या होगा। बोले पार्टनर्स कैपिटल में जब हम करेंगे तो जब ख्याति की राशि फर्म की पुस्तकों में नहीं रहती है तो हम लोग क्या करते थे। बोले हम लोग करते थे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू कैश अकाउंट, यानी पुराने साझेदार उस ख्याति को वापस ले जाएंगे। ये जो लास्ट की लाइन लिखी हुई है इसका कॉन्सेप्ट आपका पूंजी खाते में पड़ेगा। रिवैल्यूएशन में तो कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि रिवैल्यूएशन में तो संपत्तियों में कमी या वृद्धि, दायित्वों में कमी या वृद्धि या डूबत ऋण के बारे में जो कॉन्सेप्ट है उसको लिखते हैं, बाकी चीजों से तो यहां मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो चलो पहले अपना तो रिवैल्यूएशन बना लेते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता वो साझेदारों के पूंजी खाता बनाइए। पहला लाइन दिया हुआ है, पंकज को लाभ का 1/3 हिस्सा मिलेगा। ठीक है, वो 15,000 रुपये की पूंजी लाएगा, बाई कैश अकाउंट में डाल देंगे, 15,000 क्रेडिट कर देंगे किसके कॉलम में, पंकज के। ख्याति लाता है 6,000 रुपया, ख्याति को क्या करेंगे। बोले सर त्याग अनुपात में पुराने साझेदारों को बांट देंगे। प्लांट और मशीनरी के स्टॉक
के मूल्य में 10% की कमी करना है। प्लांट और मशीनरी एक साथ दी हुई है, तो टू प्लांट और मशीनरी लिख दो। पहले प्लांट और मशीनरी एक साथ कमी की गई है। प्लांट और मशीनरी के मूल्य में क्या करने के लिए बोला? बोले सर प्लांट और मशीनरी के मूल्य में कमी करने के लिए बोला। प्लांट और मशीनरी के मूल्य में कितनी कमी करना है? बोले सर 10% की कमी करना है। ध्यान से देखो, पहले प्लांट और मशीनरी का मूल्य कितना दिया हुआ है? बोले सर 35,000 रुपया। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, 35,000 में अगर 10% की कमी करोगे तो कितना आएगा? बोले 35,000 में यदि 10% की कमी करेंगे तो 3500 आएगा। तो यहाँ पे कितना करना है? 3500 करना है। यहाँ पे कितना करना है? 3500 करना है। अब देखिए जो पढ़ा लिखा बच्चा होगा उसको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। क्यों कंफ्यूजन हो सकता है? आप जब विघटन पढ़ रहे थे और वहां पे अगर मिलता है कि 10% कम प्राप्त होता है तो आप 35,000 में से 3500 घटा के लिखते। वो फर्म का विघटन था, जितना प्राप्त हुआ वो लिखते हैं, जबकि पुनर्मूल्यांकन में जो कमी हुई है वो लिखते हैं। बच्चा दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा है? भाई वसूली खाता और पुनर्मूल्यांकन खाते में आपको मेन डिफरेंस समझ में आ रहा है? वसूली खाते में वर्तमान मूल्य को लिखा जाता है और यहाँ पे वर्तमान और पुस्तक मूल्य के अंतर को लिखा जाता है। वहां पे वर्तमान मूल्य को लिखा जाता था जो वसूली होती थी, वसूली की मैं बात कर रहा हूं, और यहाँ पे वर्तमान और पुस्तक मूल्य के अंतर को लिखा जाता है। ये मेनली डिफरेंस है, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो प्लांट और मशीनरी 3500 हो गई। स्टॉक में भी कमी हुई है, स्टॉक के मूल्य में भी 10%, स्टॉक के भी मूल्य में 10% की कमी हुई है। स्टॉक कितना दिया हुआ है? बोले क्वेश्चन में स्टॉक दिया हुआ है 20,000, 20,000 का 10% कम होगा तो कितना आएगा? बोले सर 2,000 आएगा। तो प्लांट मशीनरी में भी कमी हुई है, स्टॉक में भी कमी हुई है, कितनी? बोले सर 2,000 रुपये, ठीक। आगे क्वेश्चन बोला विविध देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋणों के लिए संचय करना है। देनदारों पर 5% संचय करना है टू बैड डेब्ट रिजर्व। आप सबको पता है कि यदि देनदारों पर संचय करने के लिए बोला है तो उसका क्या करेंगे? बोले उसको डेबिट में करेंगे। कहां करेंगे? बोले उसको डेबिट में करेंगे। डेबिट में क्यों करेंगे? क्योंकि देनदारों पर जो भी संचय होता है वो हमेशा डेबिट में आता है। बच्चा देनदारों पर जो भी संचय होता है वो डेबिट में आता है। मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि जो संचय होते हैं वो देनदारों पर किए जाते हैं, जो संचय होते हैं वो देनदारों पर किए जाते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि संचय हमेशा डेबिट में आते हैं। अब डेबिट में क्यों आते हैं? क्योंकि सिंपल सी बात है, डूबत ऋण यदि बढ़ रहे हैं तो संस्था की हानि हो रही है, और यदि संस्था की हानि हो रही है और जैसा कि हमको पता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नाम मात्र का आता है तो इसके डेबिट में हानि या व्यय लिखा जाएगा। तो डूबत ऋण संचय का मतलब क्या है? बोले सर डेबिट है। कितना परसेंट है? बोले 5%। अब मुझे एक बात बताओ, डूबत ऋण का 5% किससे निकालोगे? बोले सर डेबिटर से निकालेंगे। डेबिटर्स क्वेश्चन में देखो कितने के दिए हुए हैं? बोले सर 97,900, तो 97,900 का 5% निकाल लो। एक बच्चा मेरे से पूछ सकता है कि सर डूबत ऋण हमेशा इसी से क्यों निकालेंगे? अरे बेवकूफ नहीं तो, डूबत ऋण का मतलब ही डेबिटर्स होता है। जितने देनदार थे, जिन देनदारों ने पैसा नहीं दिया वही तो बैड डेब्ट्स में जाएगा, वही तो बैड डेब्ट्स में जाएगा ना, सिंपल सी बात है। और क्या? तो 5 7 35 यहाँ पे कर दोगे, 5 9 45, 45 3 48, 485 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चा? 485 आ जाएगा। मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत है। एक बार इस कॉन्सेप्ट को फिर से समझो। देखो रटवाना होता मुझे तो मैं आकर के डायरेक्ट रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल बताता, पिछले 2 दिन से मजाक नहीं कर रहा होता कि रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट क्या है और रिवैल्यूएशन के साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। इसीलिए मैंने चीजों को समझाया। मैंने आपको क्या बोला कि आपको अगर मेरे साथ अकाउंट पढ़ना है तो थोड़ा धैर्य रख के पढ़ना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं है कि 4-6 क्लासेस लेकर के चैप्टर को खत्म कर देने वाला हूं। मैं आराम से पढ़ाऊंगा ताकि चीजें आपको हमेशा बने और बहुत अच्छे से बने। एग्जाम हॉल पे जाकर को आपको कंफ्यूजन पैदा ना हो, वरना आप कितना भी रट्टा मार के जाओगे, जब आप एग्जाम देने बैठोगे ना तो आपकी कलम रुक जाएगी। बेटा इतना याद रखना, अगर आपने चीजों को समझा हुआ नहीं है तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं आपकी कलम वहां पे रुक जाएगी बच्चा, अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट को नहीं समझा हुआ है तो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में बैड डेब्ट्स रिजर्व 485 कहां से आ गया? बोले जो सामान्य संचय थे, जो देनदार थे उन पर 5% संदिग्ध ऋणों के लिए संचय करना था। यानी जितने भी देनदार थे यानी 97,900 के, इनमें से 5% लोग पैसा नहीं देने वाले हैं, संचय के लिए रखना था। तो 5/100 यानी 485 आ गया। सिंपल सी बात है, मैंने पहले ही बताया है जब मैं प्रारूप बता रहा था कि संचय किस पे निकाले जाते हैं, डेबिटर्स में निकाले जाते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि संदिग्ध ऋणों के लिए संचय किस पर निकाले जाते हैं, तो देनदारों पर निकाले जाते हैं। आगे दिया हुआ है और भी कुछ दीजिए दिए, भवन के मूल्य में 20% की वृद्धि करने की बात बोला था, तो बाय बिल्डिंग अपन लिख देते हैं, बाय बिल्डिंग अपन लिख देते हैं 20% की वृद्धि करने की बात की है। भाई बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दी हुई है पहले तो ये देखो। बोले सर भवन दिया हुआ है 50,000, भवन का मूल्य दिया हुआ है 50,000,
यानी 50,000 में 20% की वृद्धि करना है। तो कितनी वृद्धि करने की बात कर रहा है? बोले सर 10,000। तो यहाँ पे कितना कर देना? बोले 10,000। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भवन का वर्तमान मूल्य कितना हो गया, तो भवन का वर्तमान मूल्य तो 60,000 हो गया। भवन का वर्तमान मूल्य कितना हो गया? 60,000। यानी कि डायरेक्ट अगर ये लिख देता कि भवन का मूल्य 60,000 हो गया, तब तो अपन डायरेक्ट लिख देते कि बिल्डिंग कितनी बड़ी है, बोले 10,000 बड़ी है। लेकिन डायरेक्टली ये न लिख करके कि भवन का मूल्य 60,000 हो गया है, तो डायरेक्टली अपन 10,000 न लिख करके डायरेक्ट उसने क्वेश्चन को घुमाने, देखो क्वेश्चन को घुमाने का तरीका होता है। क्वेश्चन को घुमा दिया कि 20% बढ़ा, यानी सिंपल सी बात है 50,000 में 60,000, वो 10,000 की वृद्धि हुई। जितनी वृद्धि अपन यहां लिख देते हैं। जल्दी से इनको जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाता है? बोले इनको हमने जोड़ा तो ये आया टोटल 10,000। हमने इनको जोड़ा तो बच्चे कितना है? बोले सर 10,000 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे इसको जब हमने निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा? बोले सर ये आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या आ जाएगा? बोले टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान से समझो इस बात को। हमने यहाँ पे इसको टोटल किया तो कितना आएगा? बोले सर ये हो जाने वाला है 10,000। ये कितना हो जाने वाला? बोले सर ये हो जाने वाला है 10,000। 10,000 में से इनको माइनस करो जोड़ करके जल्दी से। तो बोले ये माइनस होगी तो ये आ जाएगा 5, माइनस होगी तो ये हो जाएगा 5। ये कितना हो जाएगा? बोले ये हो जाएगा 8। कोई दिक्कत नहीं है, 8 हो जाएगा। बोले ये कितना हो जाएगा? बोले ये 5 4 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा तो 9 लिख दो भाई। और ये कितना हो जाएगा? 3 2 5 हो जाएगा तो 5 लिख दो। घटा दो, 10 में 5 गए 5, 10 में 9 गए 1, 10 में 9 गए 1, सॉरी 10 में 10 गए 0, 10 में 6 गए 4, 40 15। ध्यान से देखो क्वेश्चन आपका 40 15 आ रहा होगा, यानी रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आ रहा होगा वो 40 15 आ रहा होगा, यानी 4,015 आ रहा होगा। बिल्कुल सही है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि 40 15 कहां से आया। ठीक है, बांट दो साझेदार कौन है? बोले सुधीर और विशाल है। ध्यान से देखो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, बोर्ड एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, सेम एज इट इज यही क्वेश्चन आ चुका है, सुधीर और विशाल। इसीलिए इस बुक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। काफी बार यही क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, यहीं से बुक से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसी बुक से। चलो ठीक है, सुधीर और विशाल के किस अनुपात में बांटना है? अनुपात दिया 2:1 में। 2:1 का मतलब 2/3 और 1/3। तो 3 से काटा 3 1 कम 3, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9 और 3 8 24, 3 त्रिकाई 9। गुणे करो 2 का तो कितना आएगा? बोले 2 तिहाई 6, 2 8 16, 2 तिहाई 6 1 7, 2 तिहाई 6 और 2 1 कम 2, 2676.6। तो आप सीधे लिख दो 2677। 2677 आपने लिख दिया। 3 का डिवाइड किया तो 1338 आया था, तो आप सीधे 1300 यहाँ पे क्या कर दो? 1300 आप यहाँ पे क्या कर दो? बोले 1338 कर दो। 1300 क्या कर दो? बोले 38 कर दो, यानी 2677 और 1338। याद रखना इन दोनों को जोड़ करके इतना आना चाहिए। बोले आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये तो बहुत कॉमन सेंस था भाई, आपको बांटते आते ही है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अब किसी को भी प्रॉब्लम जा रही है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को भी प्रॉब्लम जा रही है, और बच्चा प्रॉब्लम जाएगी ही नहीं। इस बात को आप यकीन मानिए, प्रॉब्लम जाएगी ही नहीं। अभी भी कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपका पर्सनल नंबर क्या है? देखो वैसे तो पर्सनल उनके लिए होता है जो थोड़ा सा पर्सनल होते हैं, किन्हीं के लिए। भाई हमारा एक सार्वजनिक नंबर है और वही रहता है हमेशा। तो हमारा जो नंबर है वो हम स्क्रीन पे आपको लगा देते हैं, हालांकि स्क्रीन पे चल भी रहा है, 9098896120। ये मेरा पर्सनल नंबर है, ये मेरा पर्सनल नंबर है। व्हाट्सएप का नंबर भी है, इसी नंबर से मेरी आपसे बात भी होगी। हो सकता है कभी कभार ये नंबर अगर बंद आता है तो इसका मतलब मैं क्लास ले रहा होता हूं, या कभी उठा नहीं पाता हूं तो मैं बिजी शेड्यूल पे होता हूं। तो आपको जीवन में कभी भी हमारी जरूरत पड़े ना, तो आप हमेशा इस नंबर पे लगाना। ये नंबर जब से मैं पैदा हुआ, जब से मैंने मोबाइल लिया तब से यही मेरी सिम है। ठीक है भाई, अपने पास ज्यादा पैसे तो होते नहीं है कि हम बार बार सिम बदलें। ठीक है, जो जैसे पिताजी लोगों ने दे दिया था पहले, तो वही अभी तक चल रही है अपन की। आप लोगों की आदत है 50 नंबर रखने की, हमारी एक ही नंबर रखने की आदत है। ठीक है, चलो ठीक है। बाकी जो नंबर और भी हैं जैसे 9074 वाले या और भी जो हैं वो टेक्निकल टीम के होते हैं। ठीक है, वो हमारे नहीं होते हैं। तो आप वहां पे भी अगर मेरा बंद रहता है तो आप बात कर लोगे, बात वही है, उसमें कोई इशू वाली बात है नहीं। ठीक है, तो 3 साझेदार है ना, सुधीर होगा, विशाल होगा और पंकज होगा। डेट पार्टिकुलर सुधीर, विशाल और पंकज। बिल्कुल लिखने की जरूरत तो नहीं है ना यहाँ पे, मुझे नहीं लगता कि ऊपर लिखने की जरूरत है। चीजें अब आप समझ चुके होंगे बच्चा, कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले आपको लिखना है बाई बैलेंस बीडी। सबसे पहले आपको लिखना है बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी कितना है? ध्यान से देखो। बोले सर बाई बैलेंस बीडी दिया हुआ 30,000 और 20,000। कितना है? बोले सर 30,000 और 20,000। ऊपर आप बाकी चीजें लिख दोगे ना, सुधीर, पंकज और विशाल। ठीक है, सुधीर, विशाल और पंकज। बाई, फिर बाई क्या है? बोले कैश अकाउंट है, पंकज के कॉलम पे जाएगा।
पंकज का कॉलम लास्ट वाला है। पंकज ने कितनी पूंजी लगाई है, बोले 15,000, तो 15,000 यहाँ पे चली जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद बाई प्रीमियम फॉर गुडविल लिख देते हैं, ठीक है, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी आएगी, बोले सर प्रीमियम फॉर जो गुडविल आने वाली है वो आने वाली है जितनी भी गुडविल थी। बोले गुडविल कितनी थी, बोले गुडविल थी 6,000। गुडविल कितनी थी, बोले 6,000। जब नया अनुपात नहीं दिया तो पुराना अनुपात ही क्या होगा, बोले त्याग अनुपात होगा, और पुराना अनुपात है 2:1 यानी 2/3 और 1/3। तो ये कितना आ जाएगा, बोले 4,000 और 2,000। कितना आ जाएगा, बोले सर ये आ जाएगा 4,000 और ये आ जाएगा 2,000, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं। उसके बाद अपन क्या करेंगे, बोले सर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जाता है तो बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कर दो। क्या कर दोगे, बोले सर बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कर दोगे, ठीक है। बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना जाएगा, बोले सर 2677 और 1338, 2677 और 1338 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ जाएगा। अब एक चीज ध्यान से देख लो, क्या कहीं पे भी क्वेश्चन में जनरल रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं दिया हुआ बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज में नहीं दिया हुआ। क्या बैलेंस शीट के एसेट्स में गुडविल तो नहीं दी हुई है, बोले नहीं दी हुई है, तो ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे और क्या आता है, क्या किसी साझेदार ने कोई दायित्व तो लिया है, बोले नहीं लिया हुआ है। तो कहानी बच्चा यहीं पे समाप्त हो जाती है। इधर का योग आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ये आपका टोटल हो चुका है। बच्चे यहाँ पे आते हैं तो और क्या होता है, बोले यहाँ पे कोई साझेदार ने कोई संपत्ति तो नहीं लिया, बोले इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी नहीं ली हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज जरूर आएगी, टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कितना आएगा, बोले सर कैश अकाउंट आने वाला है 4,000 और 2,000। अब आप में से जो बच्चा मेरी क्लास को शुरुआत से ले रहा है, आप में से जो बच्चा मेरी क्लास को इस चैप्टर की शुरुआत से ले रहा हो, मुझे नहीं लगता कि उसको कोई भी कॉन्सेप्ट का इशू होना चाहिए कि 4,000 और 2,000 सर कहाँ से आ गया। मुझे नहीं लगता कि उसको इतना सा भी प्रॉब्लम होना चाहिए। बच्चा कल हम लोगों ने जब बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि ख्याति के संबंध में कुछ प्रमुख प्रावधान है। पहला, यदि ख्याति का मूल्यांकन करना है तो क्या करेंगे, और यदि ख्याति का आकलन करना है तो क्या करेंगे, और यदि ख्याति लाने में असमर्थ है तो क्या करेंगे, और यदि ख्याति के बारे में कहा गया है कि वापस ले जाते हैं तो क्या करेंगे। भाई आप सब लोगों ने दो कॉन्सेप्ट तो अच्छे से पढ़ा हुआ है। यदि ख्याति नगद लाने में असमर्थ है तो एंट्री हुआ करती थी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि यदि यहीं पे क्वेश्चन में लाइन में लिखा होता ख्याति नगद लाने में असमर्थ है तो मैं यहाँ पे लिखता टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो टू लिखता सुधीर एस कैपिटल, टू विशाल एस कैपिटल, 4,000 और 2,000 किसके कॉलम में, पंकज के कॉलम में। बोलो इस बात पे कोई दिक्कत है। अगर यहीं पे एक लाइन लिख देता कि पंकज ख्याति नगद लाने में असमर्थ है तो हम लिखते टू सुधीर एस कैपिटल अकाउंट, टू विशाल एस कैपिटल अकाउंट और पंकज के कॉलम पे जाता, क्योंकि हमने पढ़ लिखा है कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यदि बोल रहा है कि ख्याति वापस ले जाते हैं, फर्म में रहने ही नहीं देते हैं, तो लास्ट की एंट्री एक आपने पढ़ी हुई थी, जब आपने पढ़ी हुई थी कि कैश अकाउंट या टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट या टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू कैश अकाउंट। तो टू कैश लिखा और रकम को ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखा, टू कैश लिखा और रकम को ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखा। बच्चा चीजें रट्टा नहीं मारने वाली होती हैं, ये अकाउंट रट्टा मारने वाली चीज नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअली चीज है। आपकी एंट्री भी याद हो रही है और एंट्री के माध्यम से मैंने सवालों पर भी करता जा रहा हूं लागू, ठीक है। अब बस बच्चे इसको जोड़ करके घटा लो, इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है जो आपसे नहीं बनेगा। तो ये 15,000 आ गया, इसको जब आपने जोड़ा तो 8 आया, 3 आया, 3 आया, 3 आया और ये 23,338 आया, ये 7 आया, 7 आया, 6 आया, 6 आया, 36,677 आ गया। इसको जब आपने जोड़ा तो ये आ जाएगा 32,000, ये आ जाएगा 32,677। जब आपने इसको जोड़ा तो ये आ जाएगा 21,338 और ये आया 15,000, ये आया 15,000। यहाँ पे बच्चा करो 15,000, यहाँ पे कितना करो 23,338 और यहाँ पे कितना करो, बोले 36,677, ठीक है। 32,677, 21,338 और 15,000। बच्चा आपका क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी दिक्कत होने वाली है। ये लास्ट की लाइन जो लिखी हुई थी कि ख्याति की राशि फर्म की पुस्तकों में नहीं रहेगी, उसलिए ये कॉन्सेप्ट हुआ है। अब देखिए ना, अगर इस कॉन्सेप्ट को मैं नहीं बताता तो आपसे कैसे बनता। हालांकि जब मैं प्रारूप पढ़ा रहा था तो मैंने पहले ही, आप पुराने वीडियो देख लो, इसके पहले वाला जब मैंने पार्टनर्स कैपिटल
बताया था, तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को वहां पे पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो देखो यार, दिक्कत यही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आज के लिए इतना काफी है मेरे हिसाब से। तो आप दिक्कत यही है कि आप चीजों को पढ़ते अच्छे से नहीं हो। अगर आपने बहुत अच्छे ढंग से वीडियो को सुना हुआ है तो निश्चित रूप से बच्चा आपसे बहुत अच्छे से बनने वाला है, ठीक है। आगे के क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा और प्लीज सभी लगाइएगा, स्पेशली जो बच्चे पुराने सारे क्लास को देखे हुए वो तो लगा करके आंसर जरूर करिएगा। कुछ बच्चे थोड़ा सा हतोत्साहित हो जाते हैं कि सर आप तो हमारा आंसर देखते ही नहीं है, आप रिप्लाई नहीं करते हैं। देखो बच्चे, इतने सारे लोगों का आंसर देखना थोड़ा सा कठिन काम होता है, लेकिन हाँ मैं देखता जरूर हूं। जब मैं फ्री रहता हूं, टाइम मुझे मिलता है, तो मैं देखता जरूर हूं, बिल्कुल देखता हूं बेटा, है ना, ठीक है। तो बिल्कुल क्लास आंसर देखा जाएगा, आप अच्छे से करो, आप आंसर मिलाओ। आ जा रहा है, खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है, आपसे बनेगा। और काफी सारे बच्चे संतुष्ट भी हैं मेरी क्लास से, जो नहीं है वो या तो वीडियो नहीं देख रहे होंगे और या तो वो संतुष्ट होना नहीं चाह रहे होंगे। बाकी एक सिंगल बच्चा ऐसा नहीं हो सकता जिसको क्लास समझ में नहीं आ रही हो। तो चलो बच्चे, आज की क्लास का यहीं पे समापन करते हैं, कल हम लोग फिर मिलेंगे। कल मोस्टली संडे है शायद ना, कल संडे है ना, हाँ ठीक है। तो संडे को भी क्लास हमारी रहेगी, इंग्लिश क्लास ऑफ रहेगी, लेकिन अकाउंट की क्लास जरूर रहेगी संडे को भी, ठीक है। तो चलिए संडे को मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय, गुड नाइट, सॉरी गुड नाइट कहेगा भाई, गुड मॉर्निंग हुई, ठीक है ना, गुड मॉर्निंग सभी को। चलो ठीक है भाई, आदत पड़ी हुई ना शाम वाली क्लास की। चलो ठीक है, बाय बच्चों, अच्छे से मेहनत करो, खुश रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अच्छे से मेहनत करो। तुम मेहनत करो, जो तुम्हारे घर में छोटे हैं उनसे मेहनत करवाओ। छोटे मेहनत करेंगे तो आपका नाम रोशन होगा, और आप मेहनत करेंगे तो आपके माता पिता का नाम रोशन होगा। और यदि आप सबके घरों का नाम रोशन होगा तो कहेंगे मेरा भी नाम रोशन होगा कि मैंने पढ़ाया, तो इसलिए आप बहुत अच्छे से हैं। बिल्कुल, जो टॉपर बच्चे हैं, टॉपर लड़के लड़कियां हैं, वो बिल्कुल परेशान मत हो, एक सिंगल क्वेश्चन बच्चा कहीं से छोड़ के नहीं जाने वाला है, यकीन मानो, ठीक है। तो चलो कल मिलते हैं, बाय।